हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक इंट्रोडक्शन टू पोएट्री एंड फोनोटिक्स। ये बुक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड सीआरएस यूनिवर्सिटी के सभी बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 3 तक का डिटेल डिस्कशन कर लिया है। वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 4 का डिस्कशन, जिसका नाम है Rabindranath Tagore's Where the Mind is Without Fear. ओके, सो पोयम, ये भी एक पोयम ही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। एंड पोयम को डिस्कस करने से पहले हम हमारे पोएट को देख लेते हैं कि वो कैसे थे। सो रविंद्रनाथ टैगोर जैसा नाम है इनका, मतलब इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट हर कोई इनके बारे में जानता है। जो नहीं जानता फिर मैं उस पर डाउट करूंगी, क्योंकि इन्होंने हमारी कंट्री का जो नेशनल एंथम है वो लिखा था इन्होंने। बहुत अच्छे पोएट हैं ये, बंगाल से बिलोंग करते हैं, सो ऑब्वियसली ये बंगाली पोएट हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, सॉन्ग कंपोजर हैं, प्ले राइट हैं, एसेइस्ट हैं, प्रिंटर। सो रविंद्रनाथ टैगोर जी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर कोई इनके बारे में जानता है। जो नहीं जानता उसको फिर क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे कंट्री का जो नेशनल एंथम था उसे कंपोज किया है। ठीक है, बाकी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के भी पार्ट रह चुके हैं उसी टाइम पे ये थे। एंड ही इज अ बंगाली पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, सॉन्ग कंपोजर, प्ले राइट, एसेइस्ट एंड अ पेंटर। ठीक है, एंड ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता ऑन 7 मई 1861। इन्होंने बंगाली लिटरेचर को जो है एक नया डायरेक्शन दिया था। एंड जितने भी बंगाली लिटरेचर्स इन्होंने लिखे हैं उनको उन्होंने क्लासिकल संस्कृत पे बेस करके लिखा है। एंड उसी का स्ट्रक्चर जो है प्रोज एंड वर्सेस का इन्होंने यूज किया है। एंड उसको भी यूज करते हुए उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, एक कन्वर्सेशनल लैंग्वेज को यूज किया था। अब पोएट होने के अलावा ये आर्टिस्ट भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, आयुर्वेद में इनका रिसर्च पर्पस भी है। एंड ये पॉलीमैथ है। पॉलीमैथ आप ऐसे इंसान को कह सकते हैं जिसके पास वास्ट टाइप की नॉलेज हो, लाइक डिफरेंट वैरायटी की नॉलेज हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ग्रिप ना हो। Okay, so he was so good at his work, especially in his poems, that इन्हें गुरुदेव कहा जाता था, which means the poet of the poets. And he was also the first Indian to receive Nobel Prize. ठीक है, अपने टाइम के ये पहले वो नॉन ब्रिटिशर रहे थे जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, सो इनकी पर्सनल लाइफ जल्दी से देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ में आ जाता है दैट ही वाज बोर्न ऑन, डेट मैंने आपको बता दी, कैलकाटा में बोर्न हुए थे। एंड इनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर एंड इनकी मदर का नाम था शारदा देवी। एंड ही वाज द यंगेस्ट ऑफ द 13 चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट, मतलब इनके 12 भाई बहन थे और उसमें ये सबसे छोटे थे। इनके फादर जो थे वो फाउंडर हैं ब्रह्मो समाज के। ठीक है, सो आप ये इसी से आइडिया लगा लीजिए कि ये कितने ज्यादा प्रॉस्परस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी मदर की बात अगर हम करते हैं तो उनकी डेथ बहुत कम एज में हो गई थी। सो इनका जो आप कह सकते हो अपब्रिंगिंग हुई है या उनका जो पालन पोषण हुआ है वो घर के जो डोमेस्टिक हेल्पर्स थे उन्होंने किया है। एंड इनके फादर जो है वो अपने काम में मशरूफ रहते थे, जिसकी वजह से वो बच्चों पे फोकस नहीं कर पाते थे। अब टैगोर की जो पूरी फैमिली थी वो आर्ट को लेके, लिटरेचर को लेके एंड सोसाइटी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखती थी, लव करते थे। एंड इसी वजह से इनका जो रुझान है वो लिटरेचर की तरफ काफी यंग एज में आ गया था। ओके, एंड इसमें उन्होंने थिएटर भी जाना था, फोक म्यूजिक को भी जाना था एंड लिटरेचर को भी बहुत अच्छे से उन्होंने जाना था। एट द एज ऑफ 11 इनके फादर जो है वो इन्हें टूर पे ले जाते हैं, जिसमें जो है इनकी जब ये टूर पे जा रहे होते हैं वहां पे ये क्लासिकल संस्कृत राइटर कालिदास के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बाद इन्हें कालिदास काफी अच्छे लगते हैं। एंड उनका रेफरेंस जो है इन्होंने अपनी कई पोएम्स में दिया है। एंड कालिदास की स्टाइल उन्होंने कॉपी करने की कोशिश भी की है। इन कई पोएम्स उनके की है जो की थी मैथिली स्टाइल। ओके, फिर इसके बाद जो है वो लॉ पढ़ने के लिए ब्रिंगटन चले गए थे इंग्लैंड में इन 1878। ओके, सो वहां पे उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में पढ़ाई की। एंड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इन्होंने विलियम शेक्सपियर के कई सारे वर्क्स को पढ़ा। एंड इवेंचुअली इन 1880 इन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया, ये बंगाल वापस आ गया अपनी डिग्री को अधूरा छोड़ के। एंड इन्होंने बंगाली एंड यूरोपियन ट्रेडिशंस को ऐड करके लिटरेरी वर्क्स इसी टाइम पीरियड में लिखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एंड इन्होंने लिखा अपना फर्स्ट वर्क जिसका नाम था नीर जहर,
स्वप्न भंगन जो इन्होंने लिखा 1882 में। इसके बाद ऐसे ही उन्होंने काफी सारी चीजें करते रहे अपनी लाइफ में। एंड एक ट्रेजेडी भी इनकी लाइफ में आई थी कि इनकी सिस्टर इन लॉ, जिसके ये बहुत ज्यादा क्लोज थे, जिनका नाम था कदम्बनी, उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने 1884 में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, जिसके बाद जो है इस इंसिडेंट के बाद ये सब कुछ छोड़ के, अपना स्कूल, अपनी पढ़ाई, सब कुछ छोड़ के फिर से ये गंगा नदी के पास रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। एंड वहां पे जो है इन्होंने गंगा नदी में कई बार स्नान किया है। फिर हिल स्टेशन पे चले गए, वहां पे भी इन्होंने अपना काफी टाइम स्पेंड किया। अगर इनका हम लिटरेरी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो इंडिया में या इंडियन राइटिंग्स में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स पब्लिश किए हैं, नॉवेल्स लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ट्रेवलॉजीज लिखी हैं, प्लेज लिखे हैं। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं इनके कौन कौन सी चीजें ज्यादा फेमस रही हैं। तो जब हम इनके ड्रामा की बात कर रहे हैं तो ड्रामा में इन्होंने वैसे तो बहुत सारे ड्रामास लिखे हैं, बट दो हैं जो बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। फर्स्ट इज विसर्जन एंड नेक्स्ट वन इज वाल्मीकि प्रतिभा। अब इसके आगे जो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, उसमें ये आप कह सकते हो इनकी जो लेटर एज में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था, वो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल एंड एलिगोरिकल थीम्स पे बेस होकर इन्होंने लिखा है। शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो शॉर्ट स्टोरी इन्होंने एट द एज ऑफ 16 लिखना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें इन्होंने सबसे पहले लिखी भिखारन, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाता है द बेगर। इसके बाद इन्होंने 3 वॉल्यूम्स का सेट लिखा जिसका नाम था गल्प गुच्छा, एंड इसमें उन्होंने 84 शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। एंड ये ड्यूरेशन में पूरा इन्होंने 4 साल लिया, लाइक 1891 से 1895 तक इन्होंने लिखा। एंड इस टाइम पीरियड को जो है, इनका ये जो 4-5 साल का टाइम पीरियड था, इसको हम लोग साधना पीरियड कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के रेफरेंस में। ओके, शॉर्ट स्टोरीज के अलावा, इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, जिसमें इन्होंने जो कॉमन पीपल थे या जो लोअर क्लास था, जिनका ऑपरेशन ब्रिटिशर्स भी करते थे एंड सोसाइटी भी कर रही होती थी, ठीक है, उनके बारे में, उनकी डेली लाइफ के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। एंड उनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल सबसे पहला रहता है काबुली वाला, ठीक है, द फ्रूट सेलर फ्रॉम काबुल, जो कि पब्लिश हुई थी 1892 में। उसके बाद शुद्धता प्रसन्न, जिसका मीनिंग हो जाता है द हंग्री स्टोन, जो कि पब्लिश हुई थी 1895 में। एंड अतिथि, जिसका मतलब हो जाता है द रनअवे, जो कि पब्लिश हुई थी 1895 में। अब इनकी जो कई सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं या इनकी जो कई सारी नॉवेल्स हैं, इनका फिल्म अडेप्टेशन भी बना है। इनकी एक स्टोरी थी नष्ट नीर, जिसका मतलब हो जाता है द ब्रोकन नेस्ट। इसको जो है सत्यजीत रे ने जो है मूवी बनाई थी चारुलता द लोनली वाइफ, इसी इनकी इस स्टोरी पे इंस्पायर होकर उन्होंने बनाई थी। इसके बाद रे ने एक और मूवी बनाई जिसका नाम था द 3 कन्या, 3 डॉटर्स। एंड इस मूवी का इंस्पिरेशन उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की 3 मूवी से लिया। फर्स्ट वाज स्मृति, पोस्टमास्टर एंड मोनिहार। इन तीनों स्टोरीज का मिक्सचर करके सत्यजीत रे ने 3 कन्या नाम से मूवी बनाई, ठीक है। इसके बाद तपन सिन्हा ने भी एक मूवी बनाई अतिथि, एंड ऑब्वियसली उन्होंने इस मूवी का नाम भी अतिथि रखा, जहाँ पे सेम स्टोरी को उन्होंने इनैक्ट किया था। ओके, इसके बाद मूवी का नाम था स्त्री पत्र, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की हेमंती नाम से स्टोरी थी, उस पर बेस्ड था। एंड इसमें जो है हेमंती एक यंग वुमन रहती है जिसकी लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में दिखाया गया है। फिर इनकी शॉर्ट स्टोरी थी मुसलमनीर गोल्पो, ये एक यंग मैन के बारे में थी। इसके बाद इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी, नॉवेल लिखा दर्पण, जो कि इन्होंने वाइफ के एस्पेक्ट्स में लिखा था, या एक वाइफ की जो है राइटिंग एबिलिटीज को लेके उन्होंने लिखा था। ओके, इसके बाद चलते हैं इनकी मेन नॉवेल्स पे। तो इनकी कई सारी मेन नॉवेल्स आ जाती हैं। सबसे पहले इनकी जो फेमस है वो है चतुरंगा, गोरा, शिशेर, कोबिता, खैर बखैर, चार ओढ़नी, नौका डूबी, ठीक है, ये सब इनकी नॉवेल्स है जो इन्होंने लिखी थी। इवन इनकी जो शशार कोबिता है, इसका 2 बार ट्रांसलेशन भी हुआ है। एंड इसको जो है नॉवेल तो है बट ये पोएटिक वर्स में है, तो इस नॉवेल को जो है वो पोएटिक वर्स में ट्रांसलेट भी किया गया है। पोएट्री की बात करें तो इन्होंने बहुत सारी पोएट्रीज लिखी हैं। जो इनकी सबसे ज्यादा फेमस रही है वो आ जाती है इनकी पोयम का कलेक्शन या पोएट्री का कलेक्शन गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अब गीतांजलि में जो पोयम सबसे ज्यादा चली हैं वो आ जाती हैं मानसी, सोना तोरी, दैट मीन्स गोल्डन बोट, बलाक विच मीन्स
वाइल्ड गीस। ओके, अब इनकी पर्सनल लाइफ को भी मतलब लिटरेरी होगी, तो पर्सनल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो ही मैरिड टू मृणालिनी देवी इन 1883, जिसके साथ इनके 5 बच्चे हुए एंड जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। ठीक है, एंड इस 2 बच्चों की डेथ का जो है वो इम्पैक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर पे काफी टाइम तक रहा है, एंड उस ग्रीफ को भी इन्होंने अपनी स्टोरी में मेंशन करने की कोशिश की है, अपनी राइटिंग में मेंशन करने की कोशिश की है। एंड इवेंचुअली एट द एज ऑफ 80 ऑन 7 अगस्त 1941 ही डाइड। ठीक है, अब इन्होंने इतनी सारी चीजें की हैं, इतनी सारी चीजों का इम्पैक्ट रहा है कि इनके मरने के बाद भी जो इनके वर्क्स थे वो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, अलग अलग ऑथर्स को इंस्पायर कर रहे थे, अलग अलग लैंग्वेजेस में इनके वर्क्स को जो है वो ट्रांसलेट किया गया है। फिर वो वर्क चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो जर्मन में हो, चाहे वो स्पेनिश में हो, ये सारी लैंग्वेजेस में जो है, इवन डच में भी इनका ट्रांसलेशन किया गया है, इनके वर्क्स का ट्रांसलेशन। ओके, सो ये थे हमारे ऑथर पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम चलते हैं इनकी पोयम पे। सो जब हम इनकी पोयम की बात करते हैं, पोयम से पहले एक चीज याद रखिए, ये पोयम तब लिखी गई है जब इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, ऑपरेशन में था, एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पोयम के थ्रू एक ऐसे इंडिया की, आप कह सकते हो एक ऐसे नेशन के, ऐसे सोसाइटी को इन्विजन किया है, कल्पना की है, जिसमें वो चाह रहे हैं एक यूटोपियन वर्ल्ड की स्थापना हो सके, मतलब जहाँ पे हर चीज प्रॉपरली सही हुआ, एंड उसी का डिस्क्रिप्शन जो है, एक इनडायरेक्ट डिस्क्रिप्शन, वो उन्होंने अपनी इस पोएम में दिया है। तो जल्दी से लाइंस देखते हैं, फर्स्ट 2 लाइंस देखते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। तो सिंपल सा है कि इसका है टाइटल में ही, मतलब फर्स्ट जो लाइंस आ रही है यही है हमारा टाइटल। ठीक, तो इसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी जगह, एक ऐसा नेशन, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो हमारा दिमाग है या हम लोग जो है वो बिना किसी डर के हैं, एंड जहाँ पे हम पूरे प्राइड के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिर जो है वो उठा के चलते हैं, एंड जो हमारे पास नॉलेज है हमें उस पर गर्व है, एंड एक ऐसी जगह जहाँ पे नॉलेज पूरी तरीके से फ्री है। अभी जो है कि कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, लाइक उस टाइम पे तो था कि लोअर क्लासेस को एजुकेशन नहीं मिल सकता है, कास्ट डिफरेंस पे एजुकेशन नहीं मिल सकता है, फाइनेंशियल डिफरेंस पे एजुकेशन नहीं मिल सकता है, बट रविंद्रनाथ टैगोर अपनी इस पोएम में एक ऐसे नेशन की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे नॉलेज जो है वो पूरी तरीके से फ्री है, विदाउट एनी बैरियर जो है वो नॉलेज लोगों तक पहुंचाई जा रही है, एंड उनका माइंड जो है वो डर के बिना है, उन्हें किसी चीज का डर नहीं है कि अगर मैं अपना ओपिनियन रखूंगा तो गलत हो जाएगा या मुझे अपना ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। तो एक ऐसे नेशन की वो कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे अपने ओपिनियंस को रखना या ओपिनिएटेड रहना एक अच्छी बात है, एंड आप बिना किसी डर के अपने ओपिनियंस को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड उसमें भी आप अपना सर जो है वो गर्व से उठा के चल सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस जल्दी से देख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा है कि इस लाइन में टैगोर जो है वो इन्विजन कर रहे हैं एक आइडियल वर्ल्ड, एंड एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना एस्पिरेशन एक ऐसी जगह के लिए जहाँ पे सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से फ्री है एंड इनलाइटेंड है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, तो ये पोएम जो है वो गॉड से प्रे कर रहा है, जिसमें वो गॉड की ब्लेसिंग चाह रहा है कि उसे एक ऐसी कंट्री मिल जाए जहाँ पे नेशन जो है या नेशन के जो लोग हैं वो किसी फेयर के बिना है, एंड वो डिग्निटी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, एंड वो एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद कर रहे हैं जहाँ पे कल्चरली, पॉलिटिकली, हर तरीके से जो सोसाइटी है वो लिबरेटेड है, जहाँ पे माइंड जो है वो बिना किसी फेयर के है, एंड लोग जो है वो खुद को अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं, खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं बिना किसी रिप्रकशंस के, बिना किसी आप कह सकते हो कि बुराई की। अब ये चीज वो सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमें अपने व्यूज को जो है वो पूरी तरीके से रखना फ्री नहीं था, हम फ्री नहीं थे। अगर हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ बोलते थे तो हमें जेल हो जाती थी, एंड इस चक्कर में हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्हें जेल हुई है, जिन्हें इवन आप कह सकते हो कि उन्हें डेथ सेंटेंस भी मिला है। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट लाइन में वो एक ऐसी वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हैं, या फर्स्ट लाइन में वो ऐसी चीज कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा नेशन चाहिए जहाँ पे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ को बिना किसी रिप्रकशंस के जी सके, एंड उनके थॉट्स, उनके फिजिकल हार्म के वो बिना अपने थॉट्स को वो एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, सेकेंड पार्ट में वो बिलीव कर रहे हैं कि हर इंडिविजुअल जो है वो पूरी तरीके से प्राइडफुल है, वो अपने बिलीफ को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा है, अपना सिर जो है वो गर्व से उठा के रख पा रहा है, एंड एक ऐसी जगह जहाँ पे
नॉलेज जो है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, हर कोई नॉलेज अटेन कर सकता है, किसी भी तरीके का बैरियर नहीं है। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हर किसी को एजुकेशन मिल रही है, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी क्रीड से वो बिलोंग करता है, उसका राइट है एजुकेशन का जो उसे मिलना चाहिए। सो फर्स्ट 2 लाइन्स में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यही कहा है। आगे की नेक्स्ट 2 लाइन्स देखते हैं। तो इसमें लाइन्स है हमारी, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. So अब वो कैसे एक नेशन या एक कैसी सोसाइटी की बात करें कि एक ऐसी सोसाइटी की बात करें जहाँ पे लोग जो हैं, जहाँ पे वो जो नेशन है वो बटा हुआ ना हो, किसी भी तरीके का डिविजन ना हो, किसी भी तरीके से वो बटा ना हो, स्पेशली किस तरीके से डोमेस्टिक वॉल्स से ना वो भरा हो। ठीक है, डोमेस्टिक वॉल्स से वो बटा ना हो। डोमेस्टिक वॉल्स क्या होगी कि ये जो डिफरेंस रहता है कि वो अपर कास्ट का है, लोअर कास्ट का है, देन एक डिफरेंस आ जाता है हमारा मेल और फीमेल का डिफरेंस आ जाता है। ठीक, किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी बैरियर ना हो। ओके, कंटेक्स्ट देख लीजिए। तो टैगोर जो है वो एक ऐसे वर्ल्ड को इन्विजन कर रहे हैं कि जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो एक ब्रॉडर सोसाइटी पे फोकस करे, एक ग्लोबल कंटेक्स्ट पे फोकस करे, एंड वर्ल्ड जो है वो किसी भी तरीके से डिवाइडेड नहीं है, कोई भी बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता, और वो इस लाइन के थ्रू एम्फसाइज कर रहे हैं यूनिटी एंड इंक्लूसिविटी को, यानी कि सब लोग एकता के साथ रहें, साथ मिलके रहें, ऐसा इन लाइन्स में उनका मानना। एक्सप्लेनेशंस में भी यही चीज मेंशन है कि वो चाह रहे हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड हो, एक ऐसा आइडियल वर्ल्ड हो जहाँ पे डिविजन किसी भी तरीके का पर्टेन ना करता हो, किसी भी तरीके का डिविजन ना हो, चाहे वो डोमेस्टिक डिविजन हो, चाहे वो सोशल डिविजन हो, किसी भी तरीके का सेपरेशन ना हो। एंड स्पेशली जैसे उन्होंने कोट्स में करके बोल दिया डोमेस्टिक वॉल्स, तो वो पर्टिकुलरली कह रहे हैं कि मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है एंड ये जो इनसिग्निफिकेंस दिखा दिया जाता है कि औरतें जो हैं, उस टाइम पे था कि औरतें किसी काम की नहीं, औरतें बस किचन संभालने के लिए, घर संभालने के लिए हैं, मर्दों का काम है ये बाहर की चीजें देखना। ठीक है, सो ये जो डिफरेंस है उस टाइम पे जो डिफरेंस था वो पूरी तरीके से हट जाए, ये डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट हो जाए, ऐसा वो अपने इन लाइंस के थ्रू कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक और नोशन वॉल्स से वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ब्रॉडन वॉल्स हो जाए एंड ये जो डिस्टिंक्शन है वो हमारी सोसाइटी से पूरी तरीके से हट जाए, कहीं पे कोई भी बैरियर ना एग्जिस्ट करे, चाहे वो हाउसिंग का हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन का हो, ये फ्रेगमेंट्स पूरी तरीके से गायब हो जाए, उनके कंट्रीमैन जो है वो फ्री होके, यूनाइट होके, इंक्लूसिव होके, वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हर चीज को एक्सेप्ट करें, साथ मिलके रहे एंड डेवलप करें। सो ये तो हो गई हमारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन। आगे की लाइन्स में चलते हैं। तो आगे की जो हमारी 2 लाइन्स है वो है, where words come out from the depth of truth, where tireless strives stretches its arms towards perfection. सो ये कैसे वर्ल्ड की, इन दोनों लाइन्स में उन्होंने कहा है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे अगर किसी के मुंह से वर्ड निकल रहा है, कोई भी सेंटेंस निकल रहा है, तो वो हमेशा सच ही निकले, वो झूठ किसी तरीके का बोले ही ना, वो हमेशा कोई भी चीज अगर वो बोलने की कोशिश कर रहा है वो सच ही बोले। एंड एक ऐसी जगह जहाँ पे जो टायरलेसली काम करे, मतलब जो जितना ज्यादा वो काम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जो काम कर रहे हैं, वो अगर अपने हाथ फैलाएं, वो जब अपने एफर्ट्स करें तो उनको सिर्फ एक ही चीज अचीव हो, वो है परफेक्शन, वो परफेक्शन की तरफ और बढ़ते चले जाए। ठीक है, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। तो कंटेक्स्ट यही आ जाएगा दैट टैगोर कंटिन्यूज टू आर्टिकुलेट हिज एस्पिरेशंस फॉर एन enlightened liberated society, expanding on the qualities he desires to see prevalent in such world. ठीक, सो वही चीज कंटिन्यू हो रही है कि वो एक ऐसी जगह चाह रहे हैं जहाँ पे एस्पिरेशंस हो लोगों के अंदर, उनके अंदर नॉलेज हो, वो हमेशा सच बोले, एंड कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज हैं जो वो चाह रहे हैं लोगों के अंदर हो। तो आगे इन लाइंस में क्या वो कह रहे हैं कि इन लाइंस में उनका एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट लेके वो कहना चाह रहे हैं एक ऐसे आइडियलिस्टिक वर्ल्ड के बारे में जहाँ पे वर्ड जो है वो हमेशा सच से ही पैदा हो, कोई भी झूठ बोले ना, अगर वो कुछ बोल रहा है तो वो सच ही बोले एंड वो सच से ही पैदा हो, एंड इसमें जो है एक ऑथेंटिसिटी हो लाइफ के जीने में, एंड कोई भी जो है वो डिट्रीमेंटल कंडीशन में ना हो, कोई भी फालतू की बकवास ना करे। ठीक है, 6th लाइन में उनका कहना है कि वो एक ऐसे आइडिया की एक ऐसा आइडिया या एक ऐसा नेशन चाह रहे हैं जहाँ पे जो डिलिजेंटली एफर्ट करता हो, जो टायरलेसली काम करता हो, उसके लिए परफेक्शन अटेन करना आसान हो जाए, वो कभी ना कभी जाके परफेक्शन अटेन कर ही ले। और परफेक्शन से यहाँ पे मतलब उसका पूरी तरीके से परफेक्ट होना नहीं है, उनका मतलब है सक्सेस का। कई लोग होते हैं जो हार्ड वर्क तो करते हैं, बट वो जितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं वो उतनी सक्सेस अटेन नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज है
कि टैगोर कह रहे हैं कि अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो उसका रिवॉर्ड पक्का हो कि उसे वो रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। एक ऐसी कंट्री की हमें जरूरत है, एक ऐसे नेशन की हमें जरूरत है। ओके, नेक्स्ट 2 लाइंस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट 2 लाइंस है हमारी, वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डेयरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। डेड हैबिट्स इनका मतलब है वो हमारी पुरानी आदतें या हमारे वो बेकार बिहेवियर्स या जो सुपरस्टिशंस जिन पे हम बहुत आसानी से बिलीव कर लेते हैं, जो एक अंधा विश्वास हम लोगों का चीजों पे बना हुआ है, उनसे मतलब है। ठीक है, तो लाइन सिंपल से कह रहे हैं कि वो लाइन्स में वो सिंपल से कह रहे हैं कि हमें एक ऐसे नेशन में जाना है जहाँ पे रीजन के थ्रू लोग बात करें, लॉजिक लोग हर जगह लगाएं, किसी भी चीज पे अंधा विश्वास ना करें। एंड ये जो लॉजिक या रीजन की जो नदी है या इसका जो स्ट्रीम है वो कहीं गुम ना हो जाए ये अंधविश्वास में। ठीक, हर किसी के पास नॉलेज होगी, हर कोई लॉजिकल होकर चीजें सोच के कर सकता है, उन्हें अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, वो हर चीज को रैशनली सोचे। अगर कोई कह रहा है कि भाई कैची काटने से मतलब कैची बार बार खाली चलाओगे तो लड़ाई होगी, देन दे हैव टू रीजन इट कि ऐसा क्यों है। किसी भी चीज पे उन्हें बेवजह अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ओके, एवरीथिंग हैज टू बी गाइडेड बाय द रीजनिंग, एंड रीजनिंग की जो स्ट्रीम है या आप कह सकते हो रीजनिंग का जो वे है वो कहीं भी खोया हुआ ना। ओके, सो कंटेक्स्ट यही चीज है दैट ही डिजायर्स कि ये जो रीजनैलिटी का फ्लो है वो हमेशा बना रहे, एंड कोई भी जो है वो बिना रीजन के ना सोचे। ये जो रीजन का फ्लो है ये किसी बैरन लैंड में गायब ना हो जाए जहाँ पे हम इलॉजिकल होके कोई भी चीज पे बिलीव कर लेते हैं, कोई भी चीज मान लेते हैं। एंड इसके आगे वो एडवोकेट करते हैं कि लोगों की थिंकिंग जो है वो रैशनैलिटी से या लॉजिक से चले, ना कि किसी सुपरस्टिशन से या फिर किसी बिहेवियर से या किसी पास्ट चीजों से। ठीक है, कोई आउटडेटेड या ग्राउंडलेस बिलीव्स ना हो। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में भी उनका यही चीज कहना है कि प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक ऐसे कॉन्सेप्ट के जहाँ पे लोगों का जो बिहेवियर रहता है कि वो इलॉजिकली होके चीजें को कर देते हैं, बट टैगोर चाह रहे हैं कि लोग जो है रीजन के साथ ऑब्जेक्टिव होके चीजों को करें, ना कि किसी हैबिचुअल बिहेवियर का या किसी सुपरस्टिशन का पार्ट बन के अपनी प्रोग्रेस को ना रोके। एंड यहाँ पे वो एक मेटाफर का यूज करते हैं जिसमें उन्होंने रीजन को जो है वो एक क्लियर स्ट्रीम की तरह यूज किया है, जो कि हमारे लिए जैसे एक साफ झरने का पानी होता है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, वैसे ही रीजनिंग का ये जो साफ झरना है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा या बहुत ही स्मूथ एंड बेनिफिशियल होगा। इसके आगे वो एक ऐसे आइडियलिस्टिक वर्ड की बात करते हैं जहाँ पे रीजन जो है वो हर किसी के पास है। कोई भी जो है किसी भी तरीके की पुरानी हैबिट्स पे, पुराने सुपरस्टिशंस पे बिलीव नहीं कर रहा है, एंड रीजन जो है वो हर किसी के पास है। हर कोई जो है वो एक ओपन माइंड के साथ चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, चेंज को ओपन माइंडेडनेस के साथ एक्सेप्ट कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, डेवलप होने की कोशिश कर रहा है। ओके, एंड इसी के साथ जो है हम हमारी पोएम की लास्ट 3 लाइंस पे आ चुके हैं। तो जल्दी से लास्ट 3 लाइंस देख लेते हैं क्या है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी into ever widening thought and action into the heavens of freedom, my father let my country awaken। my father जो है ये अपने पिताजी को नहीं कह रहे हैं, ये भगवान को कह रहे हैं। ठीक है, he is talking about God और he is referring to God। तो इसमें उनका क्या कहना है, इन लाइंस में उनका सिंपल से कहना है कि ऐसी जगह जहाँ पे जो हमारा माइंड है वो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, वो एक वाइड और कह सकते हैं एक ओपन माइंड और एक्शन में बिलीव करता है। मेरे गॉड से वो प्रे भी कर रहे हैं कि हमें जो है एक ऐसा एक्शन करें या हमें एक ऐसा नेशन अचीव कर लें, कि हमें एक ऐसा नेशन बन जाए जहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ एक्शन हो, जहाँ पे हम फ्रीडम का जो हेवन है हम उसे अचीव कर लें, एंड हमारे पास हर चीज को करने की, रीजन करने की क्षमता हो, हम किसी चीज में पूरी तरीके से अंधा विश्वास ना करें, एंड हमारी कंट्री जो है वो फिर से जो है जैसे वो पहले थी, अवेकन मतलब हो जाता है जग जाना, तो हमारी कंट्री जो है वो दोबारा जग जाए। ओके, कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यही रहेगा कि टैगोर जो है वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो एक होपफुल और एक एस्पिरेशन कंट्री में चाह रहे हैं जहाँ पे प्रोग्रेस और रेवोल्यूशन बहुत अच्छे से हो रही है। लोग जो है उनका विजन जो है वो बहुत ही आइडियलिस्टिक वर्ल्ड पे हो, एंड वो एक हाई पावर यानी कि गॉड से बिलीव कर रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो इंडिया है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए एक ऐसे नेशन में जिसके बारे में उन्होंने ऊपर बात की है। ओके, एक्सप्लेनेशन जल्दी से देख लेते हैं। सो एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है कि लास्ट 3 लाइंस में जो है उन्होंने एस्पिरेशन को ब्लेंड किया है। कैसे,
वेस्टर्न और इंडियन पोएटिक स्टाइल्स को उन्होंने मिक्स करके इस पोएम को बनाया है। एंड इसमें भी वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो एक ऐसे सोसाइटी को इन्विजन करते हैं जहाँ पे हर चीज हो सकती है, जहाँ पे मल्टीपल इंटरप्रिटेशन चीजों के हो सकते हैं, एंड वो सारे इंटरप्रिटेशन सही भी हो सकते हैं। ठीक है। एंड इसके आगे वो चाह रहे हैं कि जो जितने भी हमारे सिटीजन है, जो भी लोग हैं, उनका माइंड जो है वो गॉड की वजह से या गॉड से गाइडेड हो, गॉड उनको हेल्प करे कि उनको एक कलेक्टिव विजडम मिले, एक ऐसी विजडम मिले जो उन्हें फ्रीडम की तरफ ले जाए, सक्सेस की तरफ ले जाए। एंड इस वजह से हमारी जो कंट्री जो है वो जो इस समय थोड़ी सी बैकवर्ड हो गई है, ऑपरेशन में हो गई है, वो आगे जाके एक ऐसे नेशन में कन्वर्ट हो जाए जहाँ पे किसी भी तरीके का किसी पे कोई बंधन नहीं है, कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है उनमें, एंड वो जो है अपनी फ्रीडम को अटेन कर पा रहे हैं, उनके पास फ्रीडम है, उनके माइंड के पास फ्रीडम है, वो जितना सोच पा रहे हैं वो उतना डेवलप हो सकते हैं, उतना वो चीजें अचीव कर सकते हैं, उतनी वो अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट की लाइंस में वो यही चीज गॉड से प्रे कर रहे हैं कि भगवान हमें एक ऐसी कंट्री, हमारी कंट्री को जो है ऐसा आप बना दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी पोएम का एक्सप्लेनेशन। एंड एक्सप्लेनेशन तो खत्म हो गया, इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और मिलता रहेगा। ये बुक आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसे अपने किसी मोबाइल डिवाइस में ट्रैवल करते हुए या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, वहां ले जाके पढ़ना चाहते हैं अपने किसी मोबाइल डिवाइस में, तो आप गूगल प्ले बुक से इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।